हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका मैंने 4 लेक्चर बना दिया है, ये 5th लेक्चर है जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। डीएनए क्या है, उसका किस तरीके से उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं, ये सब कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ा रही थी उस टाइम, कि आपको सीक्वेंस निकालना था कि कैसे आप डीएनए से आरएनए बनाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये टेम्पलेट दिया गया था, टेम्पलेट स्टैंड से आपको क्या बनाना था, आरएनए बनाना था। देखिए, हम तो जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए बनता है। दूसरे स्ट्रैंड से कुछ नहीं बनता है। बस दूसरा स्ट्रैंड जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड, नाम कोडिंग है लेकिन कोडिंग नहीं करता है। इसका काम क्या है, ओरिएंटेशन मीन्स बोल सकते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है। आप इसके रेफरेंस से देख के बता सकते हैं कि कहाँ प्रमोटर है, कहाँ टर्मिनेटर है, तो इससे बता सकते हैं। जैसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड से देखा था कि फिफ्थ वाले प्राइम पे प्रमोटर है और थर्ड वाले प्राइम पे टर्मिनेटर है। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया था। देखिए, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है आप इससे भी आरएनए बना लीजिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को नहीं फॉलो कर रहे, नहीं चाहते बनाना, तो कोडिंग स्ट्रैंड को भी सेम देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो थाइमिन है ना उसकी जगह बस यूरेसिल रख लेना है। अगर आप यहाँ पे आरएनए बना रहे हैं, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन कराने किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस इसमें प्रेजेंट है। जब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, तो सारे बेसिस सेम रहेंगे सिवाय किसके, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा। थायमिन की जगह आप इसमें यूरेसिल कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आरएनए या आरएनए मिल जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड से डायरेक्ट आप आरएनए बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बनाने का मन हो तो आप कोडिंग स्ट्रैंड को देखिए और जहाँ जहाँ पे आपको थायमिन देख रहा है बस वहाँ यूरेसिल। ये प्राइमर भी नहीं चेंज करना, मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सेम रहेगा सब कुछ। चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड, ठीक है। हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया किस तरीके से होता है। अब जेनेटिक कोड क्या है, किस तरीके से अब हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड में क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ए न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हमने रेप्लिकेशन में देखा डीएनए से डीएनए बनाया गया, ठीक है, कॉपी किया गया। आरएनए से आरएनए बना सकते हैं रेप्लिकेशन में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, मीन्स हम कॉपी कर रहे हैं एक न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity। अगर आपको देखेंगे कि जब आपने डीएनए से आरएनए बनाया तो क्या देखने को मिला, सारे बेसिस जो नाइट्रोजनस बेस थे सब सेम थे, बस थायमिन की जगह कौन आ गया, यूरेसिल आ गया। तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, चाहे हम रेप्लिकेशन करा रहे थे चाहे ट्रांसक्रिप्शन करा रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस किसके साथ बनेंगे। अगर एडनिन है तो ये थायमिन के साथ बनाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस, ठीक है। किसमें, डीएनए में। ये बना सकता है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ। ये डीएनए आरएनए में सेम रहेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आरएनए से, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, या बोल सकते हैं कि आरएनए से जो न्यूक्लियोटाइड बने हैं उनसे अमीनो एसिड के पॉलीमर बनाएंगे। जो प्रोटीन होता है वो किसका पॉलीमर होता है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो ये नाइट्रोजनस बेस हम देख रहे हैं, मान लीजिए एडनिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूरेसिल हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन। हम किसकी बात कर रहे हैं, एमआरएनए की बात कर रहे हैं। जब एमआरएनए से अमीनो एसिड्स बनेंगे ना, तो मान लीजिए वहाँ पे इस तरीके कोडान लिए जाएंगे, फिर इनके एक अमीनो एसिड, फिर आगे जो बेस पेयर होंगे उनके दूसरे अमीनो एसिड बनेंगे, और इसी तरीके से ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और उसे कहेंगे हम लोग प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइदर डस एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नॉर कुड एनी ड्रॉन थ्योरेटिकली। जब हम अमीनो एसिड्स बनाएंगे किससे बनाएंगे, एमआरएनए से, तो यहाँ पे कोई ये नहीं देखेंगे कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे हम लोग जब अमीनो एसिड्स बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कोडान्स को देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके के कोडान होते हैं, कैसे बनते हैं, और कौन से कोडान कौन से अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने देखा था रेप्लिकेशन हो गया चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसमें हम लोग देखते थे नाइट्रोजनस बेस, उनकी बेस बीच का हम देखते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री देखते थे। लेकिन अमीनो एसिड बनाते समय ये सब नहीं देखना पड़ेगा, ना ही हम नाइट्रोजनस बेस में देखेंगे कौन सा यूरेसिल प्रेजेंट है या एडनिन प्रेजेंट है, कौन नाइट्रोजन बेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग कोडान्स को देख के अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट
ample evidence though to support the notation that change in the nucleic acid genetic material were responsible for change in the amino acid in protein। ठीक है, अगर कोई चेंजेस हो गया गलती से, अगर डीएनए में मान लीजिए कोई चेंजेस हो गया, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है डीएनए हो गया, या फिर मान लीजिए आरएनए हो गया, हमारे में तो डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल, मान लीजिए वायरस की बात करते हैं, वायरस भी तो प्रोटीन बनाते हैं, अगर उनका जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए आरएनए है, तो उसमें अगर कोई भी चेंज हो गया, ठीक है, उसके नाइट्रोजन बेस में चेंज हो गया, जो उसके सीक्वेंस उसमें चेंज हो गया, जो अमीनो एसिड्स बनेंगे जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। This led to the preparation of the genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of protein। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड है वो सही बनना चाहिए। डीएनए में क्या सीक्वेंस है, डीएनए से ही देखना है। अगर डीएनए वाला जेनेटिक मटेरियल है किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए, तो हमें डीएनए से आरएनए बना के ट्रांसक्रिप्शन करना, सब सही करना है। फिर आरएनए से जब हमें प्रोटीन बनाना है उससे पहले हमें अमीनो एसिड्स बनाना पड़ेगा। अमीनो एसिड ही आगे चल के फिर वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो हमको अगर कोई चेंजेस करना है, अगर कोई चेंज मान लीजिए हमको प्रोटीन में चेंज करना, हमें ये प्रोटीन नहीं बनाना है, या तो हम आरएनए में चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर डीएनए में भी चेंज कर देंगे तो भी इनडायरेक्टली आरएनए को ही चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड चेंज हो रहा है, प्रोटीन अलग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and the deciphering of the genetic code was most challenging। ठीक है, हमने देखा कि जो बायोकेमिकल नेचर है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, वो कैसा है। अगर डीएनए की बात करेंगे तो एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि उस पर कौन ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट की ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर देखा था कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स मॉडल है, और उसमें जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे एक दूसरे के बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते थे, ये भी हमको पता है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक कोड बनाना थोड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम पे, कि किस तरीके से हम लोग जेनेटिक कोडान्स बनाए जिसकी वजह से ट्रांसलेशन हो सके, अमीनो एसिड बन सके। तो इससे ये क्या था, उस टाइम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था काम करना। इट इज़ वेरी ट्रू सेंस, ये सही बात है। इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन लाइक फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट हो गया, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिक्स्ट। ठीक है, उस टाइम पे जब ये जेनेटिक कोडान बनने वाला था, कि जो जेनेटिक कोड बनाए, जो अमीनो एसिड्स बनाए, और अमीनो एसिड्स आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना था कि जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट बोल सकते हैं, डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट इसमें आएंगे। कोई फिजिस्ट था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट आएंगे, देखेंगे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट आएंगे और जेनेटिक्स के तो रहेंगे ही। ठीक है, इट वॉज जॉर्ज गैम्यू, अ फिजिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट द सिंस देयर आर ओनली 4 bases and if they have code for 20 amino acid, the code should be constitute the combination of bases। एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैम्यू। इन्होंने कहा कि 4 ही बेसिस है, मीन्स 4 नाइट्रोजनस बेस हैं। अब देखिए 4 बेसिस का मतलब ये मत सोचिए कि यह थाइमिन होगा, नहीं, हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम 4 बेसिस में किसको लेंगे, एडनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया एंड यूरेसिल को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थाइमिन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 बेसिस की बातें की गई हैं, ये किसको देख के की गई है कि जो आरएनए से अमीनो एसिड्स बन रहे हैं और फिर आगे चल के प्रोटीन बन रहे हैं। तो हम जानते हैं कि आरएनए में थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो हम यूरेसिल को कंसीडर यहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि केवल 4 बेसिस हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस है, एडनिन हो गया, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 4 बेस पेयर हैं, जिसकी वजह से क्या ये कोड कर रहे हैं, केवल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स बना रहे हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड्स बनाएंगे। तो इसका मतलब कि इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन होगा तभी ये केवल 20 टाइप के अमीनो एसिड्स बना रहे हैं। अब देखिए, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल दी 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी मेड इन 3 न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने बताया कि जो अगर 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो बन रहे हैं, उनका जो कोडान होगा किस तरीके से होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा। ठीक है, This was a very bold proportion because a permutation combination of the 4 to the power 3, 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, generating many more codon than required। इन्होंने बताया कि यहाँ पे 4 बेसिस थे, तो यहाँ पे 4 कर दिया। अब पावर 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स इनके लिए जाएंगे साथ में, और ये क्या कितने को कोड कर रहे हैं, 64 कोडान्स को कोड कर रहे हैं। मीन्स ये कोडान क्या करेंगे, आगे चल के अमीनो एसिड्स बनाएंगे डिफरेंट टाइप के, और यही अमीनो एसिड आगे चल के प्रोटीन्स बनाएंगे। इनका कहना यही था कि जितने भी 4 बेस पेयर्स हैं, एडनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया और ग्वानिन हो गया, ये चारों क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, और कितने के पेयर में रहेंगे, 3 के। ठीक है, तो ये आगे चल के 64 कोडान्स बनाएंगे, और आगे चल के ये अमीनो एसिड जो बनेंगे ये बनाएंगे प्रोटीन को।
प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडान वॉज ट्रिपलेट एंड वॉज मोर डेन्यूएटिंग टास्क। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि जो कोडान होंगे वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, आगे चल के यही कोडान अमीनो एसिड्स बनाएंगे। उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। देखिए, द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स विद अ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे आए बोल सकते हैं साइंटिस्ट है, इन्होंने केमिकल मेथड से इसको प्रूफ किया जो कोडान्स बन रहे। देखिए कैसे इन्होंने क्या किया कि आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की, और यहाँ पे इन्होंने होमोपॉलीमर लिया, साथ में कोपॉलीमर। होमो का मतलब कि सब एक जैसे होंगे, मान लीजिए ए, और कोपॉलीमर ए बी सी डी मिस ये होंगे, इस तरीके से इन्होंने लिया और आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए। फिर दूसरे कौन है, मार्शन नेर्बनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प टू कोड फॉर अ डिस्प्रियड। ठीक है, इन्होंने बताया एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मार्शन नैगनबर्ग। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम मतलब कि बाहर टेस्ट ट्यूब में या फिर सेल फ्री सिस्टम में वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस की है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कोड को जनरेट किया। देखिए इन्होंने एक एंजाइम यूज की जिसका नाम है सेर्वोचेवा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in polymerizing the RNA with defined sequence in the template independent manner enzymatic synthesis of RNA। इन्होंने एक एंजाइम यूज किया, एंजाइम का नाम है सेर्वोचावा एंजाइम। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम बिना डीएनए के टेम्पलेट देखे बिना ही आरएनए का सिंथेसिस कर देंगे, मीन्स आरएनए पॉलीमेरेज बना देंगे ये। ठीक है, यहाँ पे इनको टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको कहाँ किया गया है, टेस्ट ट्यूब में किया गया है, सेल फ्री मीडियम में किया गया है इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइनली अ चेकर बोर्ड फॉर द जेनेटिक कोड वॉज प्रिपेयर इन दिस फिगर। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कोडान की फॉर्मेशन हुई है, किसके लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए, और यही अमीनो एसिड आगे चल के प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 ही नाइट्रोजनस बेस यूज करेंगे, एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल, क्योंकि हम लोग mRNA से ही क्या बना रहे हैं, कोडान बना रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, अमीनो एसिड बना सके, और अमीनो एसिड आगे चल के प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि ये कैसे होंगे, 4 की पावर 3, जिससे कितने होंगे, 64 कोडान्स बनेंगे। मतलब कि यहाँ पे ये चार जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये इस तरीके से रहेंगे, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे इनके। अब देखिए जैसे UCAG, अब इनका कैसे करना है, U 2 बार, फिर UUC, इससे फिनाइलिन बन रहा है, UUA ल्यूसिन, मतलब ये अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, UUA। ठीक है, UUG, यहाँ जैसे इसका देख लीजिए जी वाला, GUU, GUC, GUA, GUG, इससे डिफरेंट टाइप के क्या बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स बन रहे। तो आप इस तरीके से करिए, और जितने भी कोडान्स आ रहे हैं तो आप उनको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। कौन कौन से ऐसे फीचर है जो जेनेटिक कोड्स के पास रहने चाहिए। फर्स्ट, द कोडान इज ट्रिपलेट, जो कोडान्स बन रहे देखिए ट्रिपलेट में है, इसी वाले स्ट्रक्चर में देखिए सब ट्रिपलेट में है। ठीक है, 3 बेसिस से बन रहे हैं यहाँ पे। 61 कोडान कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडान डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडान। ठीक है, हमने जानते हैं कि 4 की पावर 3 जब करेंगे तो 64 कोडान्स बन जाएंगे, जिनमें से 61 कोडान क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 कोडान ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे 61 क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड बने, और 3 कोडान कुछ नहीं कोड कर रहे हैं, ये क्या है, स्टॉप कोडान है, मतलब कि रोकने का काम करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, हेंस कॉल्ड द कोड इज डीजेनरेट। हम अभी आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से बन रहे, जैसे फिनाइल का यहाँ इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, यहाँ पे देखिए इसका बन रहा है, टेरोसिन का देखिए इससे बन रहा है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही अमीनो एसिड को ढेर सारे डिफरेंट कोडान्स क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेट। ठीक है, जब एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान से कोड होता है तो हम उस प्रोसेस को या फिर बोल सकते हैं उस कोड को डीजेनरेट कहते हैं। नेक्स्ट है, द कोडान इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टिजियस फैशन, देयर आर नो पंचुएशन। ठीक है, जो कोडान्स होंगे, मान लीजिए mRNA है, ठीक है, यहाँ पे AUGC जो भी रहेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे बिना रुके, बिना कॉमा लिस्ट, मतलब कि आपको कॉमा नहीं लगाना, सीधे आपको पढ़ते हुए जाना है। तो उसको हमको रीड जो करना है कोडान को, कहाँ पे, mRNA पे, तो हमें कहीं रुकना नहीं, हम उसको डायरेक्ट फैशन में उसको रीड करते हुए आगे चले जाएंगे। अब आगे देखिए,
द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये जो कोड होंगे, जो कोडान्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये यूज़ किया जा रहा है अमीनो एसिड बनाने के लिए, ये क्या यूनिवर्सल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो कोडान है ये सिर्फ इसके अलावा कुछ और कोड कर रहा, कोई और अमीनो एसिड बना, ऐसा नहीं, ये यूनिवर्सल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू वुड कोड फॉर फिनाइल एनालिन। ठीक है, जहाँ पे यू जो इस तरीके का कोडान होगा, ये हमेशा क्या बनाएगा, फिनाइल एनालिन बनाएगा। ये वाले अमीनो एसिड बनाएंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो चाहे यूकैरियोट्स में हो, बैक्टीरिया फिर क्या ह्यूमन में हो। ठीक है, सम एक्सेप्शन, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन दी गई है टू दिस। द रूल हैज बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडान एंड इन सम प्रोटोजोन। यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो कोडान है उनमें, और प्लस कहाँ पे, प्रोटोजोन्स में। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या यूनिवर्सल सेम नहीं होंगे। यहाँ पे कोई और कोडान यहाँ पे कुछ और बनाएगा, कोई और अमीनो एसिड बनाएगा, और यहाँ पे कोई दूसरा कोडान कुछ और अमीनो एसिड बनाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आगे देखते हैं। AUG हैज डुअल फंक्शन। जो AUG है ये इस कोडान का दो फंक्शन है। पहला क्या है, इट कोड फॉर मिथोनिन, एक अमीनो एसिड बना रहा है। ठीक है, मिथोनिन बना रहा है। इसके अलावा एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडान। इनिशिएटर कोडान का मतलब है कि यहीं से शुरुआत होगी किसकी, ट्रांसलेशन की, मीन्स प्रोटीन बनने की। आगे देखते हैं। 3 ऐसे कोडान जो थे जो अमीनो एसिड नहीं बनाते, उन्हें हम क्या बोल रहे थे, स्टॉप कोडान। तो अब उनके बारे में दिया गया है। UAA, UAG, UGA आर द स्टॉप टर्मिनेटर कोडान। ये ऐसे कोडान है जो क्या करते हैं, रोकते हैं किसको, ट्रांसलेशन होने को रोक देते हैं। ये स्टॉप कोडान है, इनका कोई काम नहीं है अमीनो एसिड बनाने का। सिर्फ 61 जो कोडान होंगे वो अमीनो एसिड बनाएंगे। बाकी के 3 ऐसे जो कोडान होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, स्टॉप टर्मिनेट करेंगे। मीन्स कोडान ऐसे होंगे स्टॉप कोडान, या बोल सकते हैं नॉनसेंस कोडान। ठीक है, तो कौन होंगे, UAA, UAG, UGA। ठीक, इफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट, टेक द हेल्प ऑफ द चेकआउट बोर्ड। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए mRNA का कुछ सीक्वेंस है। अब इससे अमीनो एसिड कैसे बनेगा, AUG, जैसे हमने देखा किसको बनाता है, मिथोनिन को बनाता है। इसका दूसरा काम ये भी है कि इनिशिएटर कोडान है। UUU क्या है, फिनाइल एनालिन। UUC ये भी फिनाइल एनालिन होगा, ये भी सब होगा। मतलब कि जब हम इस तरीके का mRNA में इस तरीके का जब सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो हमको सिर्फ देखना है कि किस अमीनो एसिड को ये बनाएंगे। आगे चल के हमको 3 के साथ लेना है, कोडान को 3 के साथ ही लेंगे। जो 3 बेस पेयर है उनके साथ एक साथ लेंगे, तो इसलिए इनको कोडान बोला जाता है। और यही कोडान आगे चल के अमीनो एसिड बनाएंगे, और वही अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ के एक प्रोटीन बना देगी। आगे चलते हैं। नाउ राइट द अपोजिट। Following the sequence of the amino acid coded by mRNA, predict the nucleotide sequence in the mRNA। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा दे दिया गया। यहाँ पे आपको अमीनो एसिड दे दिया गया, अब आप इसका mRNA का सीक्वेंस बताइए। मिथोनिन के लिए क्या था, देखिए AUG था, तो यहाँ पे AUG हो गया। UUU हम यहाँ पे फिनाइलिन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सेम जो यहाँ पे दिया गया उसी का ये एग्जाम्पल दे दिया गया कि अगर आपको mRNA का सीक्वेंस दिया गया तो आप अमीनो एसिड बता सकते हैं कोडान्स को देख के, और अगर आपको अमीनो एसिड दिया गया तो आप यहाँ पे इनके कोडान्स को लिखिए, और इससे क्या हो जाएगा, mRNA का सीक्वेंस मिल जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA कैसा था। आगे चलते हैं। आगे है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड द DNA आर द बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, DNA पे प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच का जो रिलेशन है ये भी हमको पता है। यू हैव स्टडी अबाउट द म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। आपने इसका इफेक्ट देखा होगा जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े उसमें। Effects of a large deletion and rearrangement in the segment of DNA are easy to comprehend। ठीक है, अगर लार्ज डिलेक्टेशन हो जाए किसका, नाइट्रोजनस बेस का, जो इसमें बेस पेयर है अगर वो ज़्यादा डिलीट हो जाए या फिर रीअरेंज हो जाए, आगे पीछे हो जाए किसमें, DNA सेगमेंट पे, तो इससे क्या हो जाएगा, RNA जो बनेगा दूसरा होगा, और RNA से अमीनो एसिड कुछ दूसरा बनेगा, और अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन कोड होंगे वो डिफरेंट होंगे, मतलब कि म्यूटेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं। इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एज सो फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जीन का गेन भी हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। मीन्स कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, एड ऑन भी हो सकते हैं DNA सेगमेंट में। द इफेक्ट ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन विल एक्सप्लेन हियर। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है। वैसे तो हमने पहले ही पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, अब आगे भी यहाँ पे भी देखेंगे। देखिए, ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर और इन द जीन ऑफ बीटा globin chain that result in the change of amino acid received the glutamate to valine. It is result in the disease condition of sickle cell anemia। ठीक है, जो सिकल सेल अनीमिया हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे जो बीटा हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो आगे
हीमोग्लोबिन का जो बीटा वाला चेन बन रहा है उसमें क्या देखने को मिलता है कि 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है। तो मतलब कि एक जो बेस पेयर कहाँ पे से डिलीट हुआ, जो डीएनए था वहां से डिलीट होके आगे जब दूसरा बन रहा है यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वो बेस पेयर चेंज हो गया दूसरे में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो 6 पोजीशन है बीटा चेन की, बीटा हीमोग्लोबिन चेन की, वहां पे ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ गई। तो मतलब एक सिंगल बेस पेयर डिलीट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का। पॉइंट म्यूटेशन में यही होता है कि पॉइंट का मतलब होता है कि एक बेस पेयर या सिंगल बेस पेयर का डिलीट हो जाना, ठीक है। और इसका एग्जांपल बेस्ट है सिकल सेल एनीमिया। आगे देखते हैं, effect of point mutation that insert or delete a base pair in structural gene can better understood by following simple example। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देगा तो हम देखेंगे कि अगर सिंगल बेस पेयर या फिर बोल सकते हैं सिंगल जीन जो है डिलीट हो जाए या फिर ऐड हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे कंसीडर किया गया एग्जांपल वर्ड्स में लिया गया है यहाँ पे, जैसे कि राम हैज रेड कैप, एक जस्ट ये वर्ड है, मीन्स 3 वर्ड्स का बना हुआ है, यहाँ पे 3 लेटर का ये वर्ड बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं राम हैज रेड कैप, सब कुछ सही था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो आर और एस के बीच में एक बी आके ऐड हो गया। तो हम तो जानते हैं जो कोडान होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते, 3-3-3 करके बेस पेयर में होते। तो राम हैज तो सेम था, लेकिन यहाँ आर और एस के बीच में जो बी आ गया तो इस तरीके से हो गया, और आगे पी जो है इधर हो गया, इधर शिफ्ट होता गया, ठीक है, आगे शिफ्ट होते गए। फिर देखिए हमने 2 वर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे बी आई, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से किया तो जो यहाँ पे इस तरीके से जब किया तो आर ही तक रह गया, और ई डी सी ये आगे चले गए और पी के साथ ए आ गया। फिर हमने यहाँ पे बिग ऐड कर दिया, मीन्स हमने 3 बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेस को एक साथ ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके के साथ देखिए वर्ड बन गया राम, ठीक, ये बिग के साथ एक हो गया। स्टेटमेंट देखिए कैसा हो गया, राम हैज बिग रेड कैप। तो स्टेटमेंट से नहीं मतलब, यहाँ पे हमको इससे मतलब है कि अगर जब एक वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ, मतलब कि अगर एक जीन या एक नाइट्रोजन बेस ऐड होंगे तो जो सीक्वेंस होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 होंगे तब भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 बेस पेयर ऐड हुए तो सीक्वेंस देखिए राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हैज में नहीं, रेड में नहीं, कैप में नहीं, मतलब बीच में आके उससे नहीं मतलब है। ये तो कुछ और प्रोटीन बना रहा है, ये कुछ और, ये तो कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और बनाएगा, तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो सेम बनाएंगे जो पहले से दिया गया, लेकिन इनका तो प्रोटीन चेंज हो गया, अमीनो एसिड जो है दूसरा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो प्रोटीन बनेगा दूसरा बनेगा, मीन्स की डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। इनका अमीनो एसिड मान लीजिए ए मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं सी, और इसको डी। तो ए और बी तो सेम बनेगा अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए, लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा सी के लिए, यहाँ पे भी चेंज होगा, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा सीक्वेंस। लेकिन जैसे हमने 3 बेस पेयर को ऐड किया तो यहाँ पे जो ए वाला बन रहा था ये बी वाला अमीनो एसिड बना रहा है, ये सी बना रहा है, ये डी बना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि किसी में चेंजेस नहीं आ रहा, अमीनो एसिड सब अपना अपना बना रही है, अपना अलग बनाएगा। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर आर ई डी ओनली बाय 1 एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट टू मेक द ट्रिपलेट वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक एक लेटर को हटाया जाएगा। अब जैसे राम हैज़, ठीक है, आर पहले हटाया गया, ठीक, तो यहाँ पे ई डी सी आ गया। जैसे ये वाला देखिए, ये एक्चुअल वाला तो ये स्टेटमेंट है, राम हैज़, यहाँ पे पहले आर हटाइए, जब आर हटा, आर को रिमूव किया तो ई डी सी एक साथ आए और ए और पी एक साथ आए। ई को भी हटा दिया, ई हटा तो डी सी एक साथ आए, डी सी एक साथ आए और पी अलग हो गया। और जैसे डी को रिमूव कर दिया गया पूरा, मतलब रेड को हटा दिया गया, यहाँ पे कैप सीधे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिला कि जब एक जीन को हमने डिलीट किया चाहे ऐड किया तो चेंजेस आए, 2 को ऐड किया या डिलीट किया तब चेंजेस आए। लेकिन अगर हमने 3 नाइट्रोजन बेस को ऐड किया या डिलीट किया, इससे क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। देखिए यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम एक को नाइट्रोजन बेस को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो पूरा सीक्वेंस बदल जा रहा है, 2 को करेंगे तब भी बदल जा रहा है। लेकिन अगर हम 3 नाइट्रोजन बेस को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। Inertiation or delectation of 1 or 2 base pair change in the reading frame from the point of inertion or delectation। अगर हम 1 या 2 नाइट्रोजनस बेस को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमको जो पढ़ रहे हैं ये फ्रेम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, आगे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमको देखने को मिल रहा है कि जब हम राम हैज़ रेड कैप पढ़ रहे थे तो अब यहाँ पे देखिए राम हैज़ ब्री सी डी ए पी ऐसा आ रहा है, मीन्स कि आगे शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं, However, such mutation are refers to as a frame shift inertiation or delectation mutation, ठीक है। इस जो शिफ्ट हुआ है ये पूरा फ्रेम बदल दे रहा है, जो रीडिंग सीक्वेंस है, इसकी वजह से इस म्यूटेशन से हम कह सकते हैं कि फ्रेम शिफ्ट इनर्सिएशन हुआ या फिर डिलेक्टेशन म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं,
Initiation or deletion of the 3 or its multiple bases, insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acid, and the reading frame remain unaltered from that point onwards. जब हम 3 या 3 के मल्टीपल में 3 हो गया, 6, 9, 12 इतना ऐड करेंगे बाहर से बेसिस, तो क्या होगा, सेम सीक्वेंस हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जब हम एक एक कर रहे थे तो सीक्वेंस बदल गया, लेकिन 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं वो सारे प्रेजेंट है, तो शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन इस तरीके से हुआ कि ये जो आगे अपना अमीनो एसिड बना रहे वो बनाएंगे, ये भी आगे चल के वही बनाएंगे। ठीक है, म्यूटेशन हुआ है, इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, की फ्रेम क्या हो रहा है, शिफ्ट होता हुआ चला जा रहा है। जब 3 या 3 के मल्टीपल का रहेगा फ्रेम शिफ्ट तो होगा, लेकिन वो अपने अमीनो एसिड्स बनाते हुए आगे चले जाएंगे, और जो ऐड हुआ है वो भी क्या करेंगे, अपने अमीनो एसिड बनाएंगे। अगर मान लीजिए 3 या 3 के मल्टीपल में नाइट्रोजन बेस डिलीट हुए हैं तो उनकी जगह फ्रेम शिफ्ट हुआ है, पहले ज़्यादा रहा होगा फिर शिफ्ट होकर कम हो गया, इसका मतलब अमीनो एसिड जो पुराने वाले जो बना रहे थे कोडान वो तो बनाएंगे, लेकिन फ्रेम शिफ्ट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं tRNA एंड द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। tRNA ट्रांसफर आरएनए को हम ये भी कह सकते हैं एडॉप्टर मॉलिक्यूल। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कोड इट वाज क्लियर दैट फ्रेंचिक क्रिक दैट हैज देयर टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड ऑल्सो लिंक इट टू द अमीनो एसिड बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चर स्पेशलिटी टू रीड द कोड यूनिकली। ठीक है, शुरुआत में ही जब ये कोड्स बने हैं, जो प्रोपोजिशन किसने बनाए हैं, पहले बता दिया, क्रिक ने बता दिया था कि जो ये मैकेनिज्म है कि किस चीज़ का, अमीनो एसिड को रीड करने का, ट्रांसलेशन जो होता है यहाँ पे अमीनो एसिड की रीडिंग होती है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में कोई चेंजेस नहीं था, वही चारगाफ रूल लगा के बेस पेयर बना देने थे। लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है कि mRNA से अब जो प्रोटीन बनने से पहले अमीनो एसिड जो बनेंगे उनमें क्या होगा, उन अमीनो एसिड को रीड कौन करेगा, यहाँ पे tRNA करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चरल कुछ स्पेशलिटी नहीं होती कि हम उसको रीड करें। जैसे हम जानते हैं डीएनए का स्ट्रैंड होता है 5 to 3 प्राइम भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम 3' to 5' भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं 5 to 3 प्राइम जो होगा डीएनए का, ये क्या करेगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन 3 to 5 प्राइम जो होगा डीएनए का, ये क्या करेगा, बनाएगा आरएनए 5 to 3 प्राइम। लेकिन अमीनो एसिड में ऐसा कुछ नहीं है, 5 to 3 प्राइम ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसके लिए जो बोल सकते हैं कि tRNA है, ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को रीड करेगा। इनके पास जो अमीनो एसिड के पास कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी नहीं है, मतलब उसके पास कोई ये नहीं है 5' to 3' या कहीं से रीडिंग, तो उसके लिए कौन आएगा, tRNA आएगा। आगे चलते हैं। He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and one other hand would bind the specific amino acid। जो tRNA है, ट्रांसफर आरएनए, इसका क्या काम है, एक तरफ क्या करेगा, कोडान्स को रीड करेगा, जो कोडान्स आएंगे उनको रीड करेगा, मिस कोड को रीड करेगा, दूसरी साइड क्या करेगा, उसी तरीके से वो जो कोडान रीड किया आगे देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, एक mRNA है, अब ये कौन आ गया, tRNA आ गया। ठीक है, मिस ट्रांसफर आरएनए आ गया। ठीक है, तो एक तरफ क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये इस पे मान लीजिए mRNA पे ये सारे ढेर सारे इसी तरीके के कोडान बने हुए हैं, तो जो tRNA होगा ये क्या करेगा, एक तरफ इन कोडान्स को पढ़ेगा, दूसरी तरफ यही कोडान पढ़ के उसके अमीनो एसिड को जोड़ते हुए चला जाएगा। तो इसका एक काम यही है कि एक तरफ से क्या करेगा, वो कोडान्स को रीड करेगा, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, जोड़ेगा खुद से। आगे देखते हैं। The tRNA then called sRNA soluble RNA was known before the genetic code was postulated। tRNA को soluble RNA कहा गया, पहले से ही जाना गया, जब तक जेनेटिक कोड नहीं बना था उससे पहले ही जान गए थे कि जो tRNA ये soluble RNA है। ठीक है, However, its role as an adapter molecule was assigned much later। बाद में जाना गया कि जो एडॉप्टर मॉलिक्यूल है, या बोल सकते हैं tRNA जो एडॉप्टर मॉलिक्यूल है, ये बाद में इस तरीके का काम कर सकता है। उससे पहले, सबसे पहले जब कोडान्स नहीं बने थे, जब कोड नहीं बना था, तो हम जानते थे कि tRNA क्या है, ये soluble RNA है। जब हम कोडान्स वगैरह सब कुछ जानेंगे तो बाद में पता चला कि जो tRNA एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरफ काम कर सकता, मीन्स कि mRNA जो बना हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, एक तरफ उसके कोडान्स को रीड करेगा और दूसरी तरफ उसी के कोडान का अमीनो एसिड को क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। tRNA has anticodon loop that has the bases complementary to the code and it also has amino acid acceptor end to which it bind to the amino acid। ठीक है, ये tRNA का स्ट्रक्चर है, देख ली पहले। इसका जो स्ट्रक्चर है सेम जैसे बोल सकते हैं कि जो 5' 3' जिस तरीके से mRNA में होगा वैसे ही tRNA में भी प्रेजेंट होगा, 5' होगा, 3' होगा, बट इसमें क्या है, इसका लूप जैसा स्ट्रक्चर, ये लूप बना ले रहा है। क्यों लूप बना रहा है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, जो tRNA का काम है कि mRNA में जो भी कोडान होंगे उसका
कोडान यहाँ पे एंटी कोडान बनाना, उसका अपोजिट यहाँ पे बनाना, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये एंटी कोडान बना लेगा तो जो उसका 3 प्राइम वाला एंड होगा वहाँ पे सेम इसी के अमीनो एसिड आ जाएंगे। मतलब कि जो mRNA जिस चीज़ का कोडान, जिस अमीनो एसिड का कोडान इसके पास होगा, तो जो इसका ये लूप है इसको बोलते हैं एंटी कोडान लूप। जो tRNA में प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, रीड करेगा, उसके अपोजिट का कोडान यहाँ पे बना लेगा और उसका जो एक एंड होगा अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जो कौन होगा 3 प्राइम होगा, यहाँ पे इसके अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, tRNA आर स्पेसिफिक फॉर द ईच अमीनो एसिड। ठीक है, जो tRNA होते हैं हर अमीनो एसिड के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, इसके लिए दूसरा होगा, मान लीजिए टायरोसिन है तो इसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्स टू एज इनिशिएटेड tRNA। ठीक है, शुरुआत के लिए हमको एक दूसरा स्पेसिफिक tRNA की जरूरत है जो काम किसकी तरह करेगा, इनिशिएटेड tRNA की तरह काम करेगा। एक tRNA क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, दूसरा हमको एक और tRNA चाहिए। ठीक है, जो क्या करे, इनिशिएटेड tRNA की तरह काम करे। देयर आर नो tRNA फॉर द स्टॉप कोडान, यहाँ पे कोई भी tRNA नहीं होता किसके लिए, स्टॉप कोडान करने के लिए, मीन्स रोकने के लिए। In the figure 5.12, the secondary structure of tRNA has been depicted that look like a clover leaf। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये tRNA का है, हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, क्लोवर लीफ की तरह। इसका जो स्ट्रक्चर है ये लीफ की तरह है। ठीक है, अगर हम 3D में देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा होगा। देखिए, इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल। अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा tRNA का वो कैसा होगा, इन्वर्टेड एल की तरह होगा, उल्टा एल की तरह होगा। ठीक है, ये देखिए tRNA एडाप्टर मॉलिक्यूल है, ये बन गया, जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था DNA से जो RNA बना था mRNA बन गया। ठीक है, अब mRNA पे ढेर सारे नाइट्रोजनस बेस पड़े हुए हैं, अब ट्रांसलेशन होना है। ट्रांसलेशन होने के लिए tRNA की ज़रूरत है। tRNA का पहला काम क्या होगा, जो भी कोडान यहाँ होंगे उनको रीड करेगा। दूसरा काम ये होगा कि उसके पास बोल सकते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर जगह है जहाँ से इसके कोडान्स को रीड करके अमीनो एसिड को जोड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये tRNA है, इसमें भी 5 to 3 प्राइम प्रेजेंट है। इसका ये लूप जैसे स्ट्रक्चर देखिए, लूप जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंटी कोडान लूप। जो भी यहाँ पे mRNA में कोडान होगा उसका अपोजिट कोडान वहाँ पे बन जाएगा इसके एंटी कोडान लूप पे, इसको बोलते हैं एंटी कोडान। और जो इसका 3 प्राइम होगा उसका क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड वहाँ पे जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखते हैं, ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा कि डीएनए से आरएनए बन रहे थे, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बन रहे थे, उसका टेम्पलेट का जो स्ट्रैंड था क्या था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम था। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस है, पॉलिमराइजेशन हो रहा है, किसका, अमीनो एसिड का क्या करें, पॉलिमराइजेशन, मतलब उसको जोड़ रहे हैं। tRNA तो ढेर सारे अमीनो एसिड्स बना रहा है, बट इन अमीनो एसिड को जोड़ा जाएगा किसकी हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, और फिर आगे चल के प्रोटीन बन जाएगा ये। The order and the sequence of amino acid are defined by the sequence of the bases in mRNA। ठीक है, जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, कौन डिफाइन कर रहा है, जो सीक्वेंस प्रेजेंट है किसमें, mRNA में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए mRNA में अगर ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है तो पहले अमीनो एसिड इसका आएगा, फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई और सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो उसका अमीनो एसिड यहाँ आएगा, यहाँ पे इसका सीक्वेंस प्रेजेंट है तो ये वाले अमीनो एसिड जुड़ेंगे। मतलब कि जो अमीनो एसिड जुड़े होंगे तो इसका मतलब mRNA पे उन्हीं का सीक्वेंस पहले प्रेजेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। द अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड होंगे एक दूसरे से जुड़े होंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इनको एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब कि एटीपी लेके खर्चा करके तब जाके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। और फिर यही ढेर सारे अमीनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन से तो क्या बनेगा, प्रोटीन बन जाएगा। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA as a process commonly called as a charging of tRNA or amino acetylation of tRNA to be more specific। ठीक है, जो पहले शुरुआती का फेज होता है कब, ट्रांसलेशन होने का। ठीक है, जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो अमीनो एसिड है ना ये एक्टिवेट होते हैं किसके प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं, जो कि जोड़ता कौन है, tRNA ही तो क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। इसके पास ये क्या है, हम बोल सकते हैं इसके पास चार्जिंग ऑफ tRNA है या फिर अमीनो एसिटिलाइजेशन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एटीपी खर्चा लगेगा। ठीक, इसके बाद यही tRNA क्या करेगा, यहाँ पे जो कोडान है इसके एंटी कोडान बनाएगा लूप में, और यहाँ पे अमीनो एसिड बनाते बनाते आगे उसको जोड़ते जोड़ते आगे चला जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, if two such charged tRNA are brought too close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically। अगर दो बोल सकते, जैसे यहाँ पे दिया गया टू tRNA एक साथ दिया गया, अगर दोनों को एक पास पास लाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन तभी तो बनेगा। एक ये अमीनो एसिड बना रहा है, दूसरा ये बना रहा है, अगर दूर दूर है तो कहाँ बन रहा, अमीनो एसिड बन रहा है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पा रहा। लेकिन जैसे ही हम दो tRNA को पास पास लेके आ रहे हैं, मतलब पास लाने का मतलब ये कि दो अमीनो एसिड को पास पास ला रहे हैं, तब क्या होगा, इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी दी गई है, ये ज़्यादा एनर्जेटिकली हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे इनको एनर्जी मिली है। द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर कैटलिस्ट वहाँ प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो जल्दी जल्दी होगी। मतलब कि यहाँ पे एक tRNA है जो ये अमीनो एसिड बना रहा है, दूसरा ये बना रहा है, अगर इन दोनों को पास पास लाएंगे तभी तो इनके बीच में क्या होगा, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। अगर इस तरीके से हुआ तो एनर्जेटिकली हो गई। अगर हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट रख दिए जिसकी वजह से क्या होगा, जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होगा जल्दी बनता हुआ जाएगा और ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हुए चले जाएंगे प्रोटीन के। आगे चलते हैं, द सेलुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज द राइबोसोम। जैसा हर कोई जानता है कि ह्यूमन या फिर हम बोल सकते हैं यूकैरियोट्स में जो पावर हाउस ऑफ द बॉडी है या सेल है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे ही अगर हम बोल सकते हैं सेलुलर फैक्ट्री किसकी, सेल में कौन फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, राइबोसोम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जो राइबोसोम है उसमें हो रहा है, कि क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जहाँ जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, चाहे किसी सेल ऑर्गेनल्स में या बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ वहाँ ट्रांसलेशन होगा। ठीक है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाएंगे। जो राइबोसोम होंगे इनके पास स्ट्रक्चरल RNA होगा, मीन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और ये 80 तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाएंगे। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ 2 सब यूनिट, 1 लार्ज यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, जब राइबोसोम इनएक्टिव फेज में है, मतलब प्रोटीन वगैरह नहीं बना रहा, वो शांति से बैठा हुआ है। ठीक है। अगर हम ATS की बात करते हैं तो एक क्या होगा, जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, 60S होगा, और जो छोटा वाला होगा वो 40S का होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर हम 70S की बात करते हैं तो जो बड़ा वाला होगा वो 50S का होगा, जो छोटा वाला होगा ये 30S का होगा। ठीक है, इस तरीके से इनएक्टिव फॉर्म में क्या होगा, एक बड़ा सब यूनिट होगा, एक छोटा सब यूनिट, खाली शांति से बैठे होंगे। When the small subunit encounter an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins। मतलब कि जो बड़ा सब यूनिट है अभी उसका कोई काम नहीं है, जो छोटा सब यूनिट जो शांति से बैठा हुआ है, अगर उसको mRNA कहीं दिख गया, शांति से बैठा हुआ है, ऐसे देख रहा है सेल में, देखा mRNA, तो छोटा वाला क्या करेगा, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, वो जाएगा mRNA के पास और फिर उसके जो कोडान से उनको रीड करेगा। ठीक है, इसके बाद वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि जो राइबोसोम का जो बोल सकते हैं स्मॉल सब यूनिट है, यही क्या करता है, mRNA की जो कोडान है या सीक्वेंस है उनको रीड करता है और ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। There are 2 sites in large subunit for subsequent amino acid to bind and thus to be close enough to each other for the formation of peptide bond। छोटा वाला क्या करेगा, जो छोटा सब यूनिट होगा राइबोसोम का, वो क्या करेगा, mRNA को देखेगा, कोडान पढ़ेगा, फटाफट फटाफट अमीनो एसिड को ऊपर जोड़ता रहेगा। लेकिन जो बड़ा वाला सब यूनिट होगा उसके पास 2 बाइंडिंग साइट है। देखिए, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। यहाँ पे अमीनो एसिड बन रहा है, दूसरा, जब ये दोनों पास पास आ जाएंगे, मिस tRNA जब दोनों पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में क्या होगा, एनर्जी लगेगी और पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब पेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट होगा। इस तरीके जैसे इसने बनाया ये वाला, ठीक है, अमीनो एसिड, इसने ये बनाया, वैलिन बनाया, दोनों जब पास पास tRNA आ गए तो इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, पेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाएगा, मींस पेप्टाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट। फिर ये अमीनो एसिड आगे बढ़ेंगे, फिर ये आगे रीड करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर इस तरीके से जब दोनों दो पास पास आएंगे फिर क्या हो जाएगी, इनके बीच में अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड स्टार्ट हो जाएंगे बनना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट इन 23S RNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम होता फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। जो राइबोसोम है ये खुद कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 20S RNA जो होता है ये क्या करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा, जैसे इसका नाम है राइबोजाइम। और ये काम क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, वहाँ पे 20S RNA जो होगा वो काम करेगा, जो राइबोसोम है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वो बनाएगा आगे चल के पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोसोम है जब कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, जब 20S RNA होगा, किस में होगा, बैक्टीरिया में होगा। अगर 28S RNA होगा तो ये किस में बना रहा है, यूकैरियोट्स में बना रहा है।
ठीक है। और कौन सा एंजाइम है, उसका नाम है राइबोजाइम। क्या बना रहा है, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने में हेल्प कर रहा है कि जल्दी जल्दी कैटलिस्ट आने से जल्दी क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, अमीनो एसिड की चेन आगे बढ़ती जाएगी, फिर वो क्या होगी, प्रोटीन बन जाएगी। A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and the stop codon and code for polypeptide। ठीक है, जो ट्रांसलेशनल यूनिट है, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि प्रमोटर होता है 5 प्राइम पे, किसको देख के, कोडिंग स्टैंड को देख के हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते थे। बीच में स्ट्रक्चर जीन था, प्रमोटर से इनिशिएशन होता था ट्रांसक्रिप्शन का, स्ट्रक्चर तक जाता था, और टर्मिनेटर जो 3 प्राइम पे प्रेजेंट था कोडिंग स्टैंड से जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे स्टॉप हो जा रहा था। इसी तरीके से ट्रांसलेशनल यूनिट दिया गया है कि इसमें mRNA में सीक्वेंस किया गया है कि RNA जो है इसके मतलब वहाँ पे कहाँ से शुरुआत हो रही है। देखिए इसका स्टार्ट कोडान कौन है, AUG है, मेथियोनिन को भी बना रहा है। इसका दूसरा काम क्या है, स्टार्टर है, स्टार्टर की तरह काम कर रहा है, स्टार्ट कोडान है, यहीं से क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। एंड द स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान क्या करेगा, रोकेगा। मतलब इस दिमाग में सोचिए कि ट्रांसक्रिप्शन में जैसे प्रमोटर था, इसका मतलब यहाँ पे AUG क्या है, स्टार्ट कोडान है, मतलब कि ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होगा। दूसरी टाइप क्या होगा, स्टॉप कोडान हो जाएगा, जो रोकेगा कि तुमको अब नहीं करना है ट्रांसलेशन, अब यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं बनेगा, प्रोटीन यहाँ तक खत्म, अब इसके आगे नहीं बनेगा। और बीच में जो रहेगा वो कोड करेगा ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड को। ठीक है, जैसे मान लीजिए AUG यहाँ है, बीच में और भी होंगी, मतलब ढेर सारे कोडान्स, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लीजिए AGA, मतलब ये इसको बोल सकते हैं हम स्टॉप कोडान बीच में। इसका मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ और ट्रांसलेशन यहाँ तक हुआ और यहाँ पे स्टॉप हो गया बीच से। ठीक है, and mRNA has also some additional sequence that are not translated and are referred to as UTR, untranslated region। ठीक है, mRNA के पास कुछ ऐसे एडिशनल रीजन होते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनता, मिस अमीनो एसिड नहीं बनता, ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं UTR। UTR का फुल फॉर्म है अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए mRNA है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीआरएनए प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये टीआरएनए प्रेजेंट होके क्या बना रहे हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड बना रहे हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड बना दिया, ये अमीनो एसिड बना दिया, ये भी जो इधर वाले कोडान है इनको रीड कर रहा है टीआरएनए, और इसके एंटी कोडान यहाँ बन रहे हैं, उनके लूप में बन रहे हैं, किसके, टीआरएनए के। और इसके बाद जो 3 प्राइम है, जो उसका 3rd प्राइम है, वहाँ पे अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है एक साइड, ये क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, 5 प्राइम वाले एंड पे प्रेजेंट है, ये देखिए ये वाला, तो ये यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, मतलब ट्रांसलेशन यहाँ से हो रहा, तो इसका मतलब कि इनिशिएशन यही कहीं से हुआ होगा। तो AUG क्या करेगा, इनिशिएटर कोडान की तरह काम करेगा, शुरुआत कराएगा ट्रांसलेशन का, आगे होता जाएगा। मान लीजिए चेन इतना बड़ा है तो यहाँ पे कहीं होगा स्टॉप कोडान, जो रोक देगा कि ट्रांसलेशन स्टॉप करो। लेकिन जो आगे के ये वाले पार्ट होंगे जो नहीं कर रहे हैं ट्रांसलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन में कुछ ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट है mRNA में जो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड बिफोर द स्टार्ट कोडान एंड द 3rd एंड आफ्टर द स्टॉप कोडान। मान लीजिए यहाँ पे जब स्टॉप कोडान हो जाएगा, जो 3rd एंड होगा इधर भी प्रेजेंट होगा UTR, मतलब कि जो mRNA है इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कुछ UTR प्रेजेंट होंगे, मिस ऐसा रीजन जहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। 3rd प्राइम में देखेंगे 5 प्राइम हो गए, 3 प्राइम में देखेंगे कि यहाँ पे भी UTR रीजन प्रेजेंट है, मिस यहाँ पे भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे AUG आएंगे, मिस शुरुआत करेंगे किसका, ट्रांसलेशन का, और यहाँ पे tRNA जो भी होंगे ये क्या करेंगे, इस पे जो भी कोडान है उनका अपने लूप में एंटी कोडान्स बनाएंगे और अपने 3rd प्राइम पे क्या करेंगे, अमीनो एसिड जोड़ते हुए चले जाएंगे। जब 2 टीआरएनए पास आ जाएंगे तो जो अमीनो एसिड वो बनाए हैं उनके बीच में क्या आ जाएगी, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, मिस पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और आगे वो चलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो UTR है, मिस अनट्रांसलेटेड रीजन, 5 प्राइम से पहले, मतलब जो कोडान है स्टार्टर कोडान AUG उससे पहले, और जो स्टॉप कोडान है उनके बाद। ठीक है, जो जब रोक रहा है स्टॉप कोडान की नहीं ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसके बाद जो प्रेजेंट होंगे वो UTR वाले होंगे कि वो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं फिर से बना रही हूँ, ये mRNA है, ये मान लीजिए ये इसको बोल सकते हैं स्टार्ट कोडान, मिस AUG प्रेजेंट है, यहाँ पे UGA प्रेजेंट है, स्टॉप कोडान प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, स्टार्टर यहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, टीआरएनए आएंगे, इस पे जो mRNA में सीक्वेंस है उनको पढ़ेंगे, जो उनका लूप है और उस पर एंटी कोडान्स बनते जाएंगे, और 3 प्राइम जो उनका होगा वहाँ पे अमीनो एसिड यहाँ पे मान लीजिए जुड़ रहे हैं, यहाँ पे और होंगे, यहाँ पे 3 प्राइम पे अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं। ठीक है, जब 2 अमीनो एसिड पास आएंगे, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, लेकिन 5 प्राइम के स्टार्टर कोडान के पहले
कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, उसको यूटीआर कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। और जो स्टॉप कोडान है उनके बाद कुछ ऐसी जगह है एमआरएनए पे जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, वो भी यूटीआर है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए कि जो स्टार्टर कोडान है उनके पहले 5 प्राइम पे यूटीआर प्रेजेंट होता है, और जो 3rd प्राइम पे स्टॉप कोडान के बाद वाला जो रीजन बचा है एमआरएनए में वो यूटीआर की तरह काम करता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके यूटीआर वाले भी क्या करें, ट्रांसलेशन करें। ठीक है, मतलब एनर्जी यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव है ये थोड़े। For initiation, the ribosome bind to the mRNA at a starter codon AUG that recognize only the initiator tRNA। शुरुआत कैसे होती है, देखिए राइबोसोम आएगा, देखिए ये राइबोसोम है, ठीक है, उसका जो छोटा वाला सब यूनिट है ये क्या करेगा, आके बाइंड कर जाएगा, एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा। इसके बाद फिर मान लीजिए इसने यहाँ बाइंड किया, यहाँ बाइंड किया, इसका मतलब AUG यहाँ पे होगा, स्टार्टर कोडान यहाँ पे होगा, ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होगा वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, इलोंगेशन कराएगा, किसका मतलब प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे मान लीजिए स्टार्ट हुआ और यहीं पे मान लीजिए एंड हो गया, यहाँ पे स्टॉप कोडान बैठे, तो ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या करे, जल्दी क्या करेगा, अमीनो एसिड ढेर सारे बनाएंगे, और जब 2 टीआरएनए पास आ जाएंगे उनके बीच में क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यूटीआर वाले भी करते हैं बट इनके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आपको इफिशियंट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये जाके ट्रांसलेशन शो करेंगे। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू टीआरएनए सिक्वेंटली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडान इन एमआरएनए बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस विद द टीआरएनए एंटी कोडान। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं किसके, अमीनो एसिड्स के, वो कैसे लिंक करेंगे टीआरएनए से, कैसे जुड़ेंगे टीआरएनए से, जुड़ेंगे इस तरीके से। मान लीजिए ये एमआरएनए है, यहाँ पे राइबोसोम का स्मॉलर वाला सब यूनिट जुड़ा हुआ है, टीआरएनए है, ये क्या करेगा, इनका जो एंटी लूप वाला जो एंटी कोडान लूप जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो कोडान देख लिया एमआरएनए पे उसको रीड किया और उसके जैसे दूसरा मतलब उसका अपोजिट एंटी कोडान बनाएगा, और जो उसका 3 प्राइम होगा वहाँ पे अमीनो एसिड को जोड़ता हुआ चला जाएगा। मतलब कि यही कहने का है कि जो यहाँ पे बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, जो कोडान यहाँ प्रेजेंट होगा, यही कोडान का अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, टीआरएनए के 3rd प्राइम पे वहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करेंगे, ढेर सारे अमीनो एसिड बनाएंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन बना देंगे। आगे देखते हैं। अमीनो एसिड आर एडेड 1 by 1 ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिलीटेड बाय द डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। अमीनो एसिड इस तरीके से बनेंगे जिस तरीके से डीएनए का जो सीक्वेंस है, मान लीजिए ATC है डीएनए, अब ये जो आरएनए बना होगा मीन्स ट्रांसक्रिप्शन किया होगा, ए की जगह कौन आ जाएगा, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यूरेसिल के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, और साइटोसिन गुआनिन के साथ। अब ये जिसका होगा, ये कोडान जिस अमीनो एसिड का होगा, ये कोडान उस अमीनो एसिड को बनाएगा, और इसको कौन रीड करेगा, जो एमआरएनए पे जो कोडान प्रेजेंट है इसको रीड करेगा टीआरएनए, और जो उसका एंटी लूप वाला स्ट्रक्चर है उस पर क्या बनेगा, इसी एमआरएनए जो कोडान प्रेजेंट है इसका एंटी कोडान बनेगा, और जो टीआरएनए का 3rd प्राइम है वहाँ पे क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, और ढेर सारे इसी तरीके से अमीनो एसिड बन के फिर आगे उनके बीच में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। आगे देखते हैं। एट द एंड द रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडान टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। एंड में क्या होगा, जो स्टॉप कोडान है उनसे कौन बाइंड करेगा, रिलीज फैक्टर, ये आके जुड़ जाएंगे जिसकी वजह से ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बना है मीन जो अमीनो एसिड ढेर सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड चेन से, जो प्रोटीन बन चुका है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से होता है। पहले तो आप यहाँ देख लीजिए ये टीआरएनए उसका स्ट्रक्चर, अगर आप 2D में देखेंगे तो एक लीफ के जैसे लगेगा, क्लोवर लीफ की तरह, अगर 3D में देखेंगे तो इन्वर्टेड एल की तरह लगेगा। ठीक है, अब देखिए एमआरएनए जो बन गया है ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से, अब इसमें क्या होगा कि जो टीआरएनए होंगे इनका 2 काम है। एक तो क्या करेंगे, जो कोडान प्रेजेंट है कहाँ, एमआरएनए पे, उनको रीड करेंगे। दूसरा उन्हीं कोडान को रीड करके जो उनका ये लूप जैसे स्ट्रक्चर है, इस एंटी कोडान जो लूप है उनमें क्या होगा, इसी कोडान का अपोजिट कोडान को कोड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा एंटी कोडान, यहाँ पे कोड करके, और जो ये कोडान यहाँ प्रेजेंट है एमआरएनए का, उसी का अमीनो एसिड कहाँ पे जोड़ेंगे, अपने 3rd प्राइम पे। और जब ढेर सारे इसी तरीके से सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एमआरएनए पे, अब जब 2 टीआरएनए जब पास आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जो थोड़ा एनर्जी है, मतलब एटीपी लगता है यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा जो सीक्वेंस है यहाँ पे देख लीजिए कि जो राइबोसोम है
बड़ा वाला सब यूनिट छोटा वाला, चाहे 70 S हो या 80 S हो, ठीक है। जो बड़ा वाला सब यूनिट होगा उनके पास 2 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे क्या होगा, अमीनो एसिड जुड़ते हुए जा रहे हैं, ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बन रहे हैं। लेकिन जो छोटा सब यूनिट होगा ये क्या करेगा, जैसे देखा mRNA जा रहा है उसको पकड़ेगा और उसको पढ़ेगा, फटाफट इनकाउंटर कर देगा कि हाँ इससे क्या करना है, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनानी है। तो जो mRNA होगा उसका 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम में कुछ ऐसे और 3 प्राइम में जो लास्ट में, ठीक है, मान लीजिए 5 प्राइम है, यहाँ पे AUG देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बीच में क्या होगा, tRNA आएंगे, इनके कोडान को क्या करेंगे, रीड करेंगे, अपने जो लूप है उनके एंटी कोडान लूप है वहाँ पे इनके कोडान के अपोजिट वाले कोडान को कोड करेंगे और जो 3rd प्राइम है वहाँ पे अमीनो एसिड बनाएंगे। फिर आगे जाएंगे, जब 2 tRNA पास आ जाएंगे तो उनमें थोड़ा एनर्जी खर्च होगा, इसके बाद 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, सब कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन लास्ट में जहाँ स्टॉप कोडान अगर प्रेजेंट हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्टॉप कोडान अकेले नहीं रुकता, यहाँ पे रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर जाता है स्टॉप कोडान से, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। तो जो 5 प्राइम है और 3 प्राइम है, ठीक है, स्टार्ट कोडान से पहले और स्टॉप कोडान के बाद, स्टार्ट कोडान से पहले और स्टॉप कोडान के बाद जो ये क्या होंगे, इसको बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। मीन्स यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता, जनरली करा भी सकते हैं थोड़ा सा एनर्जी खर्च करके। तो हम बोल सकते हैं कि AUG बोल सकते हैं ये ऐसा कोडान है जो इनिशिएटर है, ट्रांसलेशन के लिए इनिशिएट कर रहा, शुरुआत कर रहा, और फिर इसके बाद आगे जो है राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। जैसे 20S RNA किस में काम करेगा, बैक्टीरिया में। 20S RNA जो होगा ये यूकैरियोट्स में काम करेंगे। तो ये अपनी तरह एंजाइम की तरह काम करेगा। इसका काम यही रहेगा कि जल्दी जल्दी जो पेप्टाइड बॉन्ड है जल्दी बनाना, अमीनो एसिड को जल्दी जोड़ना, मीन्स कि जल्दी प्रोटीन की फॉर्मेशन करा देना, ठीक है। तो ये AUG यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ढेर सारे tRNA होंगे जो कोडान्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एंटी कोडान अपने एंटी कोडान लूप में बनाएंगे, और उनके जो 3rd प्राइम होंगे tRNA के, वहाँ पे अमीनो एसिड बनाते हुए जब 2 tRNA पास आ जाएंगे तो उन अमीनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड, क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ढेर सारे अमीनो एसिड होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो राइबोसोमल RNA है भी जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, 20S RNA इन बैक्टीरिया, 28S RNA इन यूकैरियोट, ये क्या करेगा, जल्दी इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना के आगे चला जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्टॉप कोडान भी बैठे हुए हैं कि अब इसके आगे हम ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे, तो यहाँ पे स्टॉप कोडान के साथ जो रिलीज फैक्टर है ये बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 3 प्राइम पे प्रेजेंट है mRNA के, और 5 प्राइम से क्या होता है, इनिशिएशन हो जाता है ट्रांसलेशन का। 5 प्राइम और 3 प्राइम में मिस शुरुआती इनिशिएटर के पहले, AUG के पहले कुछ रीजन बाकी रहते हैं, और स्टॉप कोडान जहाँ प्रेजेंट है उसके बाद 3rd प्राइम पे कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है कुछ बोल सकते हैं क्रिटिकल केस में होता है, जहाँ पे आपको एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। बाकी आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैं नई NCERT को फॉलो कर रही हूँ, अगर आपके पास नई NCERT है तो अपने NCERT से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो किसी भी लाइन में, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।